पीएमएफएमई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। पीएमएफएमई पॉडकास्ट द्वारा हमारा उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े अहम विषयों पर प्रकाश डालना और विशेषज्ञों से वार्तालाप द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना। वह जानकारी जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान दें। आत्मनिर्भर भारत, इसी उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएमएफएमई योजना यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की गई। पीएमएफएमई योजना से जुड़ी जानकारी जानने के लिए लॉग ऑन करें www.pmfme.mofpi.gov.in पर। पीएमएफएमई योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 130-228-1089 पर कॉल कर सकते हैं। पीएमएफएमई पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय से। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टम में खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर तथा डीन अकादमिक के रूप में कार्यरत हैं। आप निफ्टम में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के संचालन हेतु कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी शिक्षक के रूप में आपको 27 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आपकी रुचि के वर्तमान क्षेत्र में स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा तथा न्यूनतम प्रसंस्करण शामिल हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 35 से अधिक पत्रों का लेखन तथा सहलेखन किया। आप निफ्टम से पूर्व बीएचयू वाराणसी तथा ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में कार्यरत रहे। मैं आज के अतिथि प्रोफेसर आशुतोष उपाध्याय का पीएमएफएमई पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। धन्यवाद और मेरा सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए भी नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न उन दर्शकों के लिए है जो खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख रूप से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं। क्या हम प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम कह सकते हैं? और वह कौन से उद्योग या उद्यम हैं जिन्हें हम इस श्रेणी के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यम कह सकते हैं? प्रत्येक खाद्य उद्यम को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम नहीं कह सकते। देश में जो मानक हमने इसके लिए लिया है वह मानक आया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिसको एमएसएमई कहते हैं। केंद्र सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, उसके द्वारा पिछले वर्ष जून 2020 में इस मानक को परिवर्धित किया गया, पुनः परिभाषित किया गया और उसी परिभाषा को लेते हुए हमने अपना जो ये योजना जिस पर हम आज अपनी वार्ता को, अपने इस चर्चा को केंद्रित कर रहे हैं, पीएमएफएमई, तो पीएमएफएमई में हमने वही मानक लिया है। और ये मानक इस प्रकार है कि 1 करोड़ रुपए का निवेश, इन्वेस्टमेंट एवं अथवा नहीं एवं 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर से अभिप्राय है कि सकल राजस्व या कुल कमाई जो सूक्ष्म उद्योग कर रहे हैं। तो ये दोनों जो मानक हैं दोनों लागू होंगे, अर्थात 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश ना हो एवं जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर ना जाए। तो दोनों को साथ रूप में देखा जाएगा और अगर ऐसी कंपनियां हैं जो इस मानक को पूरा करती हैं वो सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में आएंगी। आज की डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए व्यापार तथा एक सफल उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं को आप किस रूप से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014, जो मुझे स्मरण आता है, कि डिजिटल इंडिया की अभिकल्पना देश को दी। इसका उद्देश्य था कि डिजिटल रूप से देश सशक्त हो और एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का हम निर्माण कर सकें और भारत विश्व पटल पर अपने उस अर्थव्यवस्था के स्वरूप को रख सके। इस परिस्थिति में और इस
कालखंड में मैं ये कहूंगा कि कोई भी उद्योग हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो जो डिजिटल क्रांति आई है उससे अछूता नहीं रह सकता। और यही बात लागू होगी हमारे जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनके ऊपर। आज अगर हम ये देखें कि जो भी व्यापार है, हमारा दैनिक आवश्यकताएं हैं, वो सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और हमारे जो सूक्ष्म उद्योग हैं, अगर वो अपने को विकासोन्मुख करना चाहते हैं, अपने को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो विधा आई है उसको अपनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिजिटलाइजेशन एक अभिन्न अंग बनेगा। इस पीएमएफएमई स्कीम में भी हमने ये ध्यान दिया है कि जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइज हैं, जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उद्यम हैं, उनको हम इसके आधारित सिखाएं, ज्ञान दें। जो हमारी क्षमता वृद्धि कार्यक्रम है उसमें हमने इनके प्रारूप को विशेष रूप से रखा है। ये मॉड्यूल उनको इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे बैंक से लेन देन हो सकता है डिजिटल आधार पर, कैसे उद्योग अपने ग्राहक से संपर्क कर सकते हैं डिजिटल आधार पर। और जहां तक बात आपने जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम विश्व पटल पर देखेंगे तो पाएंगे कि धीमे धीमे जो बड़े उद्योग हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन दोनों को एक समृद्ध स्वरूप में अपने व्यवस्था में, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, इनमें लागू किया है। हमारे जो उद्योग की हम बात कर रहे हैं आज, वो सूक्ष्म उद्योग हैं। अगर सूक्ष्म उद्योगों में देखें कि किसकी कितनी आवश्यकता है और क्या संभावना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जैसे आपको याद होगा कि एक कॉमर्शियल एक नमक आता था बाजार में, तो वो ये कहते थे कि हैंड टच फ्री, और जो उसको हम बना रहे हैं उसमें कोई मानव का स्पर्श नहीं आ रहा है, जिससे उनका तात्पर्य था कि हम इतना शुद्ध नमक आपको दे रहे हैं। तो ये ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग हैं। सूक्ष्म उद्योगों को अगर ये देखें, हम कैसे ये लोग व्यापार कर सकते हैं, इनके छोटे स्तर पर क्या इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, सप्लाई चेन से रिलेटेड। और अगर कोई ऐसा व्यापार है, कोई ऐसा प्रसंस्करण है जिसमें कि कोल्ड चेन की मान लीजिए हमको जरूरत है, तो हमारा कोल्ड चेन बिल्कुल बाधा रहित कैसे जा रही है, अबाध रूप से कैसे गति कर रही है, उसका हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसे अवयव लाएं। तो ये एक उदाहरण है। आज चावल का जो प्रसंस्करण होता है, तो चावल के दाने में कभी कभी क्या होता है कि जब धान होता है उसके अंदर कुछ दाने काले पड़ जाते हैं। तो सॉर्टेक्स नामक एक मशीन है, वो उसकी तस्वीर लेती है और विशेष रूप से उस पर्टिकुलर उस जो दाना काला पड़ा हुआ है उसमें वो क्षमता है कि उसको अलग कर देती है उस लॉट से। तो ऐसे प्रयोग और ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस क्षेत्र में निसंदेह आ रही हैं और आगे भी आएंगी। तो इनकी व्यापक संभावना मैं कहूंगा। एक स्थापित बड़े पैमाने के ब्रांड की तुलना में एक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को क्या फायदे हैं? सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की चुनौतियों पर हम लोग लंबे समय से बात करते रहे हैं, पर उन्हीं चुनौतियों के बीच में कहीं ना कहीं संभावनाएं भी छुपी होती हैं। जैसा कि हम जीवन में देखते हैं, अगर कोई चुनौती है तो किसी न किसी संभावना के साथ ही वो चुनौती आती है। और अगर हम बड़े उद्योगों के सापेक्ष अगर ये देखेंगे कि इनकी संभावनाओं में विशेषता क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि सूक्ष्म उद्योग अपने उत्पादों को उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है ये समझ के बहुत जल्दी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम लो है, उनके सेमी ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है जहां पर ये मॉड्यूलेशन बहुत सुगम सा हो जाता है। और अगर कोई एक छोटा मार्केट उनको दिख रहा है, पर वहां पर वो कोई ऐसा विशेष प्रोडक्ट जो कि निश मार्केट हम कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में, उनके अनुरूप उत्पाद प्रस्तुत करने की संभावनाएं मैं इनमें देखता हूं कि ये सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से हो सकती हैं। और इस ऐसा ही नहीं, अगर बड़े उद्यम भी हैं तो वो भी सूक्ष्म उद्यमों पर इस पर विशेष रूप से डिपेंड करते हैं कि वो सोर्स करते हैं, उनको आउटसोर्सिंग के थ्रू इनके माध्यम से वो उत्पादन कराते हैं। तो इनके लिए संभावनाएं इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता हूं, अपना खाद्य प्रसंस्करण व्यापार शुरू करना चाहता हूं।
वह कौन से ऐसे लाइसेंस हैं, कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं तथा अन्य कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना मेरे लिए अनिवार्य है? ये प्रश्न बहुत व्यापक प्रश्न आपने कर दिया, पर जितना व्यापक है उतना ही महत्वपूर्ण। मैं व्यापकता में न जाके अगर मोटे तौर पर जो बात कहूंगा कि कोई भी सूक्ष्म उद्यम हो और उसको निसंदेह विशेष रूप से अगर हम तीन चीजों को उन्हें ध्यान दिलाएं। एक, कि जो वो खाद्य उत्पाद बना रहे हैं वो किस प्रकार से हमारे ग्राहक के लिए सुरक्षित है, जिसको हम माइक्रोबियल सेफ्टी और फिजिकल सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी, इन तीन सुरक्षाओं की दृष्टि से देखते हैं। तो एफएसएसएआई का पंजीकरण हो अथवा लाइसेंस हो, उनका टर्नओवर जिस प्रकार से होगा उसके हिसाब से इसकी ये लाइसेंस अर्थात अथवा जो पंजीकरण है उसकी आवश्यकता होगी। और दूसरा, चूंकि आज जो सरकार है वो इस सेक्टर पर सूक्ष्म उद्योगों के लिए विशेष रूप से योजनाएं ला रही है। उन योजनाओं में हम चाहते हैं कि जो हमारे उद्योग हैं एक ऐसे ढांचे को खड़ा कर सकें जो उनके लिए लंबे समय तक बाजार में एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए उनको सक्षम बनाए। तो उनको उद्योग आधार से जुड़ना आवश्यक है। और साथ ही साथ चूंकि आप व्यापार करेंगे तो जीएसटी का पंजीकरण। तो अगर ये तीन कार्य आपने संपन्न किए तो एक औपचारिक उद्यम के रूप में मान्यता पा सकेंगे। और आपने ये भी पूछा कि कौन से सर्टिफिकेशंस उनको लेने चाहिए या कौन से सर्टिफिकेशंस, इसको भी अगर हम कहेंगे तो वो सर्टिफिकेशंस की लंबी सूची बनाई जा सकती है। सर्टिफिकेशन जैसे अगर आप ऑर्गेनिक में अगर व्यापार कर रहे हैं, हमारे सूक्ष्म उद्योग में से कोई भी, तो उनको वो सर्टिफिकेशन विशेष रूप से आवश्यक होगा। अगर हम इसको व्यापकता की दृष्टि से देखें तो जीएमपी, जीएचपी, एचएसीसीपी, अगर इन चीजों का ध्यान रखें, एफएसएसएआई का शेड्यूल 4 क्या कहता है, उस शेड्यूल 4 में जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करें, तो धीमे धीमे जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो एक्रेडिटेशंस हैं, उनको आप धीमे धीमे अपना सकते हैं, पर ये आपको न्यूनतम स्तर पर इनको अपनाना चाहिए। आपके विचार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी समितियों को कैसे आत्मनिर्भर बना रही है? अगर आप जो पीएमएफएमई की हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं, मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं, और जो इसके ब्रोशर्स अवेलेबल हैं, उनमें जो डाटा उपलब्ध है उसके आधार पर आप ये जानना बहुत आवश्यक है कि देश में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यम ऐसे हैं जो गैर पंजीकृत हैं या अनौपचारिक हैं। और विशेष रूप से अगर हमारे एसएचजी हैं और वो एसएचजी हमारे फूड आइटम्स बना रहे हैं, जो हमारे खाद्य संबंधी उत्पाद हैं उनका व्यापार में संलग्न है, तो ऐसे उद्यमों को अनौपचारिक रूप से ये अपना कार्य करते हैं। तो इस जो आपने योजना का बात कही है, हमने अपने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अधीन इन उद्योगों पर विशेष रूप से प्रावधान किए हैं। एसएचजी के लिए अगर एसएचजी में व्यक्तिगत स्तर पर एक सीड मनी की आवश्यकता हो तो वो सीड मनी दी गई है। इनके लिए सीमित कौशल इनकी चुनौती है, तो सीमित कौशल के लिए इनके लिए कौशल उन्नयन का प्रावधान है, जिसको कि हमने कैपेसिटी डेवलपमेंट के रूप में निफ्टेम है, निफ्टेम की वेबसाइट पर वो ऐसे उद्यमों के लिए कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं। वो जानकारियां क्या हैं? एक मॉड्यूल्स हैं, वीडियो देख सकते हैं कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या लेनी चाहिए। ये अगर पढ़ के जानकारी लेना चाहते हैं तो एक कंटेंट मॉड्यूल अवेलेबल है। ये अगर बैंक की तरफ बढ़ना चाहते हैं उद्योग और अपना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बैंक में आवश्यक है लोन के लिए, तो उसके लिए डीपीआर के मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से एफपीओ और एसएचजी कोऑपरेटिव्स, इन सबको सूक्ष्म उद्योग के साथ साथ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि वो पूंजी की कमी, जो बैंक क्रेडिट की उपलब्धता है उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और जिला स्तर पर इनके लिए और हमारे अन्य बेनिफिशियरियों के लिए
एक रिसोर्स पर्सन इसमें डेजिग्नेटेड हैं, तो जो उनके उद्यम की प्रकृति के आधार पर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काम करना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग हो सकते हैं दुग्ध उत्पादों पर काम करना चाहेंगे, तो वहाँ उस तरीके की जानकारी, उस तरीके की सहायता उपलब्ध है जिससे कि वो ऐसे उत्पाद बना पाए जो बाजार में एक तरीके से कम्पिटिटिव हों और बाजार की चुनौती को स्वीकार करें, और हमारे जो एसएचजी हैं, एफपीओ हैं, वो उनसे बाजार की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करें, सुधार करना है सुधार करें, और बाजार में अपने को स्थापित कर सकें। इनके लिए विशेष रूप से ग्रांट की विशेष वो जो व्यवस्था है, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 40,000 का सीड मनी, अगर हमारे एफपीओ हैं वो चाहते हैं कि एक कॉमन कोई फैसिलिटी क्रिएट करना, तो उस कॉमन फैसिलिटी के लिए ऋण की व्यवस्था है, जिसमें चूंकि एफपीओ के अंतर्गत बहुत से किसान लाभार्थी होते हैं जो संगठित होकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत एसएचजी, एफपीओ, कोऑपरेटिव का विशेष ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ एकल जो उद्यम है, एकल यूनिट है, उन पर आधारित ना होकर इनके लिए भी समान रूप से लाभार्थी के रूप में इनको देखती है। पीएमएफएमई योजना को सफल बनाने में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टम की क्या भूमिका रही है? भारत में अगर आप असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को देखेंगे, जिनमें हम सूक्ष्म उद्योगों के रूप में बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो एसएचजी हो, चाहे वो एफपीओ हो, या कोऑपरेटिव हमारे उद्यम हो, जो विशेष रूप से इनके असंगठित क्षेत्र में कार्य करने से इनके विकास के लिए एक सीमाएं अभी तक रही हैं, और वो सीमाएं इनके प्रदर्शन को कमजोर करती रही हैं, और जिससे उनकी सीमित क्षमता उनके लिए चुनौती बन गई है। तो इस योजना में विशेष रूप से क्षमता उन्नयन, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। और क्षमता उन्नयन कैसे होगी? क्षमता उन्नयन के लिए उनको आवश्यक है कि जो संबंधित ज्ञान है वो ज्ञान उपलब्ध हो। वो ज्ञान कैसा हो? वो तकनीकी हो सकता है, वो व्यावसायिक हो सकता है, और वो जो ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान भी हो सकता है कि मान लीजिए आज विश्व में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, जिस डिजिटलाइजेशन की आपने बात की उससे वो परिचित हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ऐसे इनके लिए जो हमने प्रयास किया है कि उनको प्रशिक्षण मिले, उनको वो ज्ञान मिले, और वो तकनीकी हो, व्यावसायिक हो, और वो जो ग्लोबल लेवल पर फ्रंट करना है हमारा। इस अगर योजना को हम देखें तो इन असंगठित क्षेत्र के जो उद्यम हैं, इनको हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ ये संगठित हो जाएं, ये पंजीकृत हो जाएं, ये फॉर्मल हो जाएं। देश में जो केंद्र सरकार है उसने परिकल्पना की है कि इनको हम एक्सपोर्ट की कॉम्पिटेंस दे सकें, और वो निस्संदेह की क्षमता के रूप में आएगी। तो जो निफ्टेम जैसे संस्थान है, इसमें निफ्टेम है और जो हमारा मंत्रालय के अधीन साथी संस्थान है IIFPT, तो दोनों संस्थान को एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन की तरीके से रोल दिया गया है कि हम लोग मिलके इनके लिए कंटेंट डेवलप करें, और वो कंटेंट ऐसा हो जो एक कड़ी हमने बनाई इसमें निर्धारित की है। वो कड़ी क्या है कि एक मास्टर ट्रेनर है, उस मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण मिले, उस मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जिला स्तर पर जो हमारे प्रशिक्षक होंगे उनको प्रशिक्षण मिले। तो इनके लिए आवश्यक है कि हमारा मॉड्यूल पूरे देश में एक से रहें, और जो स्तर हो वो मिनिमम लर्निंग लेवल हो वो कॉमन हो। वो इस निफ्टम जैसी संस्थाओं के माध्यम से, और फिर हमने जो मदद ली राज्य स्तर पर, एक जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हमने नाम दिया SLTI, स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, उनको जोड़ा, और उसके बाद जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए उद्यम समूह हों, क्लस्टर्स हों, उनको हम कैसे बात कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम कैसे जान सकते हैं, उसके लिए पूरा एक गठन करना है। तो निफ्टेम की भूमिका विशेष रूप से ये रही है कि सिलसिलेवार मैंने जो जिस चेन की जिस कड़ी की बात की, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, उनके लिए कंटेंट देना, जिसको कि हमने कहा है कि उनकी क्षमता उन्नयन का जो कंटेंट है, और उनके लिए समय समय पर हम एक छोटे छोटे वेबिनार आयोजित करते हैं। समय समय पर आवश्यक होता है, अगर जैसे राज्यों के स्तर पर कोई आवश्यकता आए, तो जो निफ्टेम के पायलट प्लांट्स हैं, निफ्टेम के फूड लेबोरेटरी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सपोर्ट अगर कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि
अभी तो हमने इसको अधिकतर ऑनलाइन रखा है, पर इसमें ये भी हमारा विचार है और ये प्रावधान इसमें स्पष्ट रूप से है कि कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी इसमें दी जाएगी, क्योंकि करके सीखना और पढ़ के सीखना, इसमें दोनों का समन्वय हो और एक 11 जैसी स्थिति इसमें बन पाए, ये निफ्टेम के प्रयास रहे हैं और इस प्रकार निफ्टेम इसमें अपनी भूमिका और का योगदान दे रहा है। प्रोफेसर आशुतोष उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समय निकाला और हमारे साथ ये जानकारी साझा की। धन्यवाद। मुझे आशा है ये जानकारी हमारे जो सूक्ष्म उद्योग के लाभार्थी हैं उनके लिए उपयोगी साबित होगी, और विस्तृत जानकारी के लिए जो हमारा कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर का नंबर हमारे वेबसाइट पर, निफ्टेम की वेबसाइट पर, मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निफ्टेम और आईएफपीडी दोनों की वेबसाइट पर, जिन के लिए मैंने बात की कि क्षमता निर्माण के लिए जो कंटेंट हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, हमारे उद्यमी उन वीडियो को देखें, उनको सीखें, और कोई अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो वो निफ्टेम में संपर्क कर सकते हैं। विवरण हमारे ईमेल आईडी ये सब निफ्टेम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं पीएमएफएमई पॉडकास्ट के इस एपिसोड में प्रोफेसर आशुतोष उपाध्याय द्वारा साझा की गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो और भारतवर्ष के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बनाने में सफल हो। पीएमएफएमई पॉडकास्ट के इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको यह एपिसोड कैसा लगा और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े अन्य कौन से विषय हैं जिनसे जुड़ी जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।